हाँ, नमस्कार साथियों। आप सभी को नमस्कार। मैं कामना करता हूँ कि आप भी अपने यथास्थान पर कुशल मंगल होंगे और अपनी विधिवत रूप से तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, पिछली कक्षा में हमने भाषा के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, लिपि के बारे में अध्ययन किया था, व्याकरण के बारे में अपन ने पढ़ा था। आज पढ़ेंगे अपन वर्णमाला के बारे में, वर्ण विचार के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। तो देखिए, पिछली जो क्लास है उसमें हमने भाषा के तत्वों के बारे में अध्ययन किया था। भाषा के तत्व, भाषा के तत्व, भाषा के तत्व। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ध्वनि के बारे में, ध्वनि के बारे में कि भाई मुख के द्वारा किया गया सार्थक उच्चारण ध्वनि कहलाता है, या भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। किसी भी वर्ण का अपन उच्चारण कर रहे हैं तो वो जब तक ध्वनि है, जब तक उसको लिखित रूप न दिया जाए। इसके बाद अपन ने वर्ण के बारे में पढ़ा था। वर्ण, भाषा की सबसे छोटी अविभाज्य इकाई को वर्ण कहते हैं, या भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण कहते हैं। और आचार्य किशोरी दास ने कहा था कि वह छोटी से छोटी इकाई जिसका आगे विभाजन नहीं किया जा सके उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। इसके बाद अपन ने अक्षर के बारे में पढ़ा था। अक्षर, तो देखिए यहाँ पर कंफ्यूज वाली स्थिति होती है कि वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है। तो मुंह के द्वारा किया गया मतलब अक्षर, मतलब क्या है? वे ध्वनियां जिनका उच्चारण एक श्वास के एक ही आघात में हो जाए उन्हें क्या कहा जाता है? अक्षर। जैसे अब हमारे सामने आता है कि कै, खे, गे और घे, इनमें से अक्षर कौन सा है? तो इनमें से अक्षर हुआ गे। इनमें से अक्षर कौन सा है? गे, क्योंकि इन सभी का आगे विभाजन नहीं हो सकता, जबकि गे का आगे विभाजन हो जाता है। कैसे? जैसे गे में ए स्वर और मिला हुआ है तो गे प्लस ए, तो इसका आगे विभाजन हो गया। तो जिसका आगे विभाजन हो जाता है वो मतलब क्या है? वर्ण नहीं हो सकता, वो क्या है? अक्षर है। अक्षर की परिभाषा अपन ने पढ़ी ली है, वे ध्वनियां जिनका उच्चारण एक श्वास के एक ही आघात में हो जाए। जैसे आम है, मेम है, स्नान है, ये क्या है? अक्षर हैं। इनका उच्चारण एक श्वास के एक ही आघात में हो रहा है। जबकि यदि बात करें अपन कमल की, तो कमल अक्षर नहीं है, ये शब्द है। क्या है? इसका उच्चारण एक श्वास के एक आघात में नहीं हो रहा है। जैसे उच्चारण करो आप स्नान, एक आघात में आप इसको उच्चारित कर लोगे, लेकिन कमल, इसका जो उच्चारण है वो एक श्वास के एक आघात में नहीं होगा। तो आगे देखते हैं अपन। अक्षर के बाद अपन ने पढ़ा था शब्द के बारे में। ये भाषा के तत्वों के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। फिर पढ़ा था अपन ने शब्दों के बारे में। शब्द, शब्द क्या है? वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह, मतलब वर्णों का समूह कैसा होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए, जिसका अर्थ होना चाहिए हिंदी शब्द को उसके हिसाब से। जैसे मैंने लिख दिया के, चे, ते, कचट, तो ये वर्णों का समूह तो है, लेकिन हिंदी शब्द को उसके हिसाब से इसका कोई अर्थ नहीं है, अर्थात ये सार्थक नहीं है। जब सार्थक नहीं होगा तो वो शब्द नहीं हो सकता। लेकिन मैंने लिख दिया यहाँ पर कमल, कमल, तो ये क्या है? कमल क्या है? कमल शब्द है, क्योंकि इसका अर्थ है। अपन मानते हैं कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है, लेकिन जो शब्द होता है वो पूर्ण अर्थ देने में सक्षम नहीं होता। शब्द पूर्ण अर्थ कब देगा? जब इसका वाक्य में प्रयोग होता है।
शब्द के बाद आता है पद। जब शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो वो पद कहलाता है। क्या कहलाता है? पद कहलाता है। इसके बाद आता है वाक्य। वाक्य शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। और वाक्य से ही भाषा बनती है। वाक्य से ही भाषा बनती है। वाक्य से ही भाषा बनती है। अब अपन पढ़ेंगे यहाँ पर वर्णों के बारे में। किसके बारे में? वर्णों के बारे में। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। तो देखिए, वर्णमाला। वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब हिंदी वर्णमाला में पहले स्वर वर्णों की व्यवस्था की गई है और बाद में व्यंजन वर्णों की व्यवस्था की गई है। तो देखिए, अपन पढ़ेंगे यहाँ पर वर्णों के बारे में। वर्ण। वर्णों को अपन 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में अपन वर्णों को विभाजित कर सकते हैं। तो देखिए, पहले आते हैं स्वर, इसके बाद व्यंजन, इसके बाद आता है आयोगवाह। आयोगवाह वर्ण। तो देखिए, वर्णों को अपन ने 3 भागों में विभाजित किया है, स्वर, व्यंजन और आयोगवाह। तो देखिए, स्वर। स्वरों की संख्या हिंदी वर्णमाला में कितनी है? 11। स्वरों की संख्या हिंदी वर्णमाला में 11 है। व्यंजनों की संख्या हिंदी वर्णमाला में 33 है और आयोगवाह वर्ण 2 है। आयोगवाह वर्ण कितने हैं? 2 है। तो देखिए, स्वर। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन स्वरों के बारे में। तो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियों को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। या वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती, उन्हें क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। और यह सतत रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियों को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। यदि यूं कहा जाए कि देखिए, वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जैसे ए। ए स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो रहा है, इसमें कोई अन्य वर्ण नहीं मिला हुआ है या इसको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जा रही है। या बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्णों को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर स्वर की परिभाषा यह है कि वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से उठ करके निर्बाध रूप से बिना किसी अवरोध के नाक या मुंह के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाती है, अर्थात जीभ और होठ कहीं पर भी स्पर्श नहीं करते, वायु से कहीं भी घर्षण नहीं होता, उन ध्वनियों को क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। और हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। व्यंजन। वे ध्वनियां जो अन्य वर्णों की सहायता से उच्चारित होती हैं या वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में फेफड़ों से उठने वाली हवा अवरोध सहित बाहर निकलती है, उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। आयोगवाह। आयोगवाह। देखिए, जो आयोगवाह वर्ण है, इनकी प्रकृति न तो स्वरों जैसी होती है, न इनकी प्रकृति व्यंजनों जैसी होती है। इनकी प्रकृति स्वरों जैसी भी नहीं होती और इनकी प्रकृति व्यंजनों जैसी भी नहीं होती है। कैसे? देखिए, यदि अपन यहां पर लें, मान लो के, ये क्या है? के व्यंजन है, क्योंकि इसका यदि विभाजन करेंगे तो के प्लस ए। ये मतलब क्या है? इसको व्यंजन को स्वर पीछे से सपोर्ट कर रहा है। यदि अपन यहां पर देखें, ए स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो रहा है, तो जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो रहा है वो तो क्या हो गया? स्वर। और जो स्वरों की सहायता से उच्चारित हो रहा है वो क्या हो गया? व्यंजन। लेकिन यदि आयोगवाह की बात करें अपन, आयोगवाह जैसे कह, इसका जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो के
प्लस ए प्लस विसर्ग। तो देखिए, यदि ये व्यंजन होता तो स्वर पीछे लगा हुआ होता, और यदि स्वर होता तो बिना किसी सहायता के उच्चारित होता। तो कहने का मतलब यह है कि ना तो इसकी प्रकृति स्वरों जैसी होती है और ना इसकी प्रकृति व्यंजनों जैसी होती है। किनकी? आयोगवाह ध्वनियों की। आयोगवाह ध्वनियां दो हैं, एक तो अंग और एक अ है। आयोगवाह कहते किसे हैं? जिनका योग न तो स्वरों में है और न ही व्यंजनों में है, उनको क्या कहा जाता है? आयोगवाह ध्वनियां कहा जाता है। और ये आयोगवाह ध्वनियां दो हैं, अंग और अ। इनकी प्रकृति गति अवरोधक जैसी होती है। गति अवरोधक जैसे इनकी प्रकृति होती है आयोगवाह ध्वनियों की। गति अवरोधक जैसी इनकी प्रकृति होती है। गति अवरोधक मतलब एक ताल में अवरोध पैदा करने की। जैसे अपन ने यहां पर लिखा प्रातकाल, प्रातकाल, इसका यदि अपन लगातार उच्चारण करो, प्रातकाल 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 कर दोगे आप। लेकिन यदि यहां पर अपन ने विसर्ग लगा दिया, अब अपन उच्चारण करेंगे तो एक अवरोध पैदा होगा, प्रातः काल, प्रातः काल। तो इनकी प्रकृति कैसी होती है? गति अवरोधक जैसी होती है। और यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि जो ये आयोगवाह वर्ण है, इनको भूत वर्ण भी कहा जाता है। आयोगवाह वर्णों को क्या कहा जाता है? भूत वर्ण भी कहा जाता है। ये बड़ी गहनता की बात है। भूत वर्ण क्यों कहते हैं? होकर के भी न होने की लाक्षणिक विशेषता के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? भूत वर्ण कहा जाता है। तो देखिए आगे, अपन यहाँ पर सबसे पहले स्वरों के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जब व्यंजन का टॉपिक चलेगा तो व्यंजन के बारे में, व्यंजनों की परिभाषा के बारे में, फिर आयोगवाद ध्वनियों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। पहले अपन किनके बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे? स्वरों के बारे में। तो देखिए, हिंदी में स्वरों की निर्धारित संख्या कितनी है? 11 है। स्वर कितने हैं? आपको साथ साथ में उच्चारित करना है। ए, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। ये 11 स्वर हैं। अब जितनी भी ऑथेंटिक बुक हैं उनमें हमारे हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है और ये 11 स्वर निम्नलिखित हैं। लेकिन बहुत सारे हिंदी के विद्वान हैं, वो री को शुद्ध स्वर नहीं मानते हैं। री को क्या मानते हैं? अशुद्ध स्वर मानते हैं। री को अशुद्ध स्वर मानते हैं। उनका ये तर्क है कि जैसे ऋषि, इनका उनका तर्क है कि जैसे ऋषि है, ऋषि बराबर ऋषि। उनका मानना है कि यदि ऋषि को ऐसे लिखा जाए तो भी इसका उच्चारण ऋषि होगा, और यदि ऋषि को रे व्यंजन और ई स्वर के रूप में लिखा जाए तो भी इसका उच्चारण ऋषि ही होगा। दूसरी बात, यदि इनकी अंग्रेजी बनाई जाए तो दोनों की एक ही बनेगी। तो इस आधार पर उनका मानना है कि जो ये ऋषि है, इसका उच्चारण वर्तमान समय में रे व्यंजन और ई स्वर की तरह किया जाता है, इसलिए ये हिंदी में शुद्ध स्वर नहीं रहा है। लेकिन यदि बात करें अपन री स्वर की, तो जैसे अपन को लिखना हो कृपण, अपन को लिखना हो कृपाण, आपको लिखना हो कृषि, तो यदि कृपण लिखना है और इस री के आधार पर यदि कृपण लिखा जाए तो लिखोगे आप करीपण। कृपाण को लिखोगे आप करीपाण, और कृषि को लिखोगे आप करीसी, जो कि अशुद्ध है।
इसलिए यहाँ पर ये मानना है कि हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है और री शुद्ध रूप से स्वर है। जितनी भी ऑथेंटिक बुक है उनमें री को स्वर माना है और हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? 11 मानी गई। वर्तमान समय में 11 मानी गई। अब पढ़ेंगे अपन स्वरों के वर्गीकरण के बारे में। स्वरों के वर्गीकरण के बारे में, स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वरों के यदि वर्गीकरण की बात करें तो पहला वर्गीकरण करेंगे अपन उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, उत्पत्ति के आधार पर। तो देखिए, महर्षि पाणिनि ने भगवान शिवशंकर की आराधना की और भगवान शिवशंकर ने प्रसन्न होकर के डमरू बजाया और डमरू से 14 महेश्वरी सूत्र निकले। उन महेश्वरी सूत्रों को महर्षि पाणिनि ने क्या दिया? चिन्ह दिया। तो देखिए, जो 14 महेश्वरी सूत्र निकले थे उनमें पहले जो सूत्र हैं वो है ए, ई, उ, ण। दूसरा है री, ली, के। तो संस्कृत के हिसाब से जो अंतिम वर्ण है उसकी गणना नहीं की जाती, उसकी इत संज्ञा हो जाती है। तो पहले सूत्र में अंतिम वर्ण न है और दूसरे सूत्र में अंतिम वर्ण क्या है? क है। इनकी इत संज्ञा हो जाती है। तो अब अपने पास कितने वर्ण बचे? 5, ए, ई, उ, री और री। अब मतलब हिंदी में ली है, ली है, ये क्या है? स्वर नहीं होता। किसमें? हिंदी में। तो स्वरों की स्वर कितने बचे अपने पास? 4। तो इन 4 स्वरों को मूल स्वर कहा जाता है। तो उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के 2 भेद होते हैं। पहला है मूल स्वर। मूल स्वर, मूल स्वर कौन कौन से हैं? ए, ई, उ और री। तो यहां पर परिभाषा निकल करके सामने आती है कि वे स्वर जो अपने जन्म से ही स्वतंत्र होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मूल स्वर कहलाते हैं। या वे स्वर जो अपनी प्रकृति से ही स्वतंत्र होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मूल स्वर कहलाते हैं। या वे स्वर जिनके अस्तित्व के लिए अन्य स्वरों की आवश्यकता नहीं होती उन्हें क्या कहा जाता है? मूल स्वर कहा जाता है। मतलब संस्कृत का जो विशाल वट वृक्ष है उसकी मूल इन 4 स्वरों को माना जाता है। इन 4 स्वरों को माना जाता है। उनकी जड़, संस्कृत के विशाल वट वृक्ष की जड़ इन 4 मूल स्वरों को माना जाता है। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? मूल स्वर कहा जाता है। दूसरा भेद है संधि स्वर। संधि स्वर। तो देखिए, सबसे पहले हिंदी वर्णमाला की शुरुआत इन्हीं स्वरों से की जाती है, इसलिए इनको मूल स्वर नाम दिया गया है। आगे आता है संधि स्वर। तो मूल स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। संधि स्वरों की संख्या कितनी है? 7 है। 2 स्वरों के मेल से बनने वाले स्वरों को क्या कहा जाता है? संधि स्वर कहा जाता है। तो संधि स्वर कौन कौन से हैं? तो देखिए, सबसे पहले संधि स्वर की परिभाषा हो गई कि 2 स्वरों के मेल से बनने वाले स्वरों को क्या कहा जाता है? संधि स्वर कहा जाता है और इनकी संख्या 7 है और मूल स्वरों की संख्या क्या है? 4 है। तो देखिए संधि स्वर। तो संधि स्वर में ए प्लस ए बराबर आ, ई प्लस ई बराबर ई, उ प्लस उ बराबर उ। इधर देखते हैं अपन ए या आ प्लस ई
या ई बराबर ए, ए या आ प्लस ए बराबर आई, ए या आ प्लस ओ या ओ बराबर ओ, ए या आ प्लस ओ बराबर ओ। तो देखिए अब हमारे पास 7 जो ये स्वर हैं, 3 आ ई उ ए आई ओ औ, ये संधि स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संधि स्वर कहलाते हैं। अब संधि स्वरों को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आ ई उ। अब यहां पर देखिए इन स्वरों का जो निर्माण है वो समान स्वरों के मेल से हुआ है। तो समान स्वरों के मेल से बनने वाले स्वरों को दीर्घ संधि स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दीर्घ संधि स्वर कहा जाता है। दीर्घ संधि स्वर, दीर्घ संधि स्वर कहा जाता है। जिन स्वरों का निर्माण समान स्वरों से हुआ है उन्हें क्या कहा जाता है? दीर्घ संधि स्वर कहा जाता है। और 2 असमान स्वरों के मेल से बनने वाले स्वरों को संयुक्त संधि स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त संधि स्वर कहते हैं। संयुक्त संधि स्वर कहते हैं। संयुक्त संधि स्वर कहते हैं। यहां पर देखो आपसे यदि पूछा जाए संधि स्वरों की संख्या कितनी है तो 7 है, और दीर्घ संधि स्वर कितने हैं? 3 है, और संयुक्त संधि स्वर कितने हैं? 4 है। तो इस प्रकार से संधि स्वरों की संख्या हो जाती है कितनी? 7। मूल स्वर कितने हैं? 4। दीर्घ संधि स्वर किसे कहते हैं? समान स्वरों के मेल से बनने वाले स्वरों को दीर्घ संधि स्वर कहते हैं, और 2 असमान स्वरों के मेल से बनने वाले स्वरों को क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। तो ये तो वर्गीकरण हो गया उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन से? मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर किन्हें कहते हैं? वे स्वर जो अपने जन्म से ही स्वतंत्र होते हैं, या वे स्वर जो प्रकृति से ही स्वतंत्र होते हैं, या वे स्वर जिनको अन्य किसी स्वर पर निर्भर नहीं होते, उन्हें क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। और संधि स्वर कहते हैं 2 स्वरों के मेल से बनने वाले स्वरों को क्या कहते हैं? संधि स्वर कहते हैं। अब पढ़ेंगे अपन आगे उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण काल के आधार पर, तो उच्चारण काल के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, या स्वरों के 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा? पहला है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर। दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। और तीसरा है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। यदि ह्रस्व स्वर का शाब्दिक अर्थ देखें अपन कि ह्रस्व स्वर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है छोटा। दीर्घ शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है बड़ा, और प्लुत स्वर का शाब्दिक अर्थ होता है उछला। प्लुत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उछला। तो वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। और वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व से दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। और वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व से 3 गुना समय लगता है उन्हें क्या कहा जाता है? प्लुत स्वर कहा जाता है। या यूं कहें कि वे स्वर जिनके उच्चारण में 1 सेकंड का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर, जिनके उच्चारण में 2 सेकंड का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर,
और जिनके उच्चारण में 3 सेकंड का समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। या वे स्वर जिनके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर, जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर, और जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। तो देखिए, एक शब्द आता है मात्रा। मात्रा कैसे कहते हैं? मात्रा कहते हैं उच्चारण कालमान को, उच्चारण कालमान को, कालमान को मात्रा कहते हैं, को मात्रा कहते हैं, कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहा जाता है? मात्रा कहा जाता है। तो ये जो वर्गीकरण है, ये मात्रा के आधार पर भी वर्गीकरण बोल सकते हैं अपन, या उच्चारण काल के आधार पर भी वर्गीकरण बोल सकते हैं। उच्चारण काल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। या मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो देखिए, जो ह्रस्व स्वर हैं वो कौन कौन से हैं? तो ह्रस्व स्वर हैं ए, ई, उ और री। ये क्या है? ह्रस्व स्वर हैं। जो मूल स्वर हैं वो ही ह्रस्व हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4। और दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर देखिए, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। इनकी संख्या 7। तो जो ह्रस्व स्वर हैं उनकी संख्या 4 है, और जो दीर्घ स्वर हैं उनकी संख्या कितनी है? 7 है। अब देखिए, यहां पर इनको मूल स्वर कहा गया है क्योंकि ये अन्य जो स्वर हैं उनकी जड़ माना जाता है। और जबकि ये जो है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर की परिभाषा है कि जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। तो आपने देखा होगा संधि स्वरों में कि ये स्वर हैं, ये 2 स्वरों के मेल से बने हुए हैं। तो 2 मात्रा के बराबर इनके उच्चारण में समय लगता है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? दीर्घ स्वर कहा जाता है। अब यदि अपन प्लुत की बात करें, प्लुत, आपने देखा होगा कि अपन उच्चारण करते हैं ओ। क्या उच्चारण करते हैं? ओ। इस प्रकार से लिखते हैं। और उच्चारण जब ओम का किया जाता है तो लंबा खींचा जाता है। उच्चारण ऐसे नहीं किया जाता ओम का ओम, नहीं। इसका उच्चारण कैसे किया जाता है? ओम। और लिखा इसको ऐसे भी जाता है ओ। मतलब क्या है? ये ओ को 3 मात्राओं के बराबर खींचा जाता है। जैसे किसी को बुलाने के लिए अपन संबोधित करते हैं आ, तो ये मतलब क्या है? 3 मात्रा के बराबर इसको खींचा जाता है, इसलिए ऐसा लगा ई। तो सभी जो मतलब क्या है, जो दीर्घ स्वर हैं वो क्या है? प्लुत स्वर भी है। आदि ये हो गया। तो अगला वर्गीकरण है तीसरा, नासिका, नासिका के उपयोग के आधार पर, नासिका के उपयोग के आधार पर, उपयोग के आधार पर। तो नासिका के उपयोग के आधार पर स्वरों के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? नासिका के उपयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक है, पहला है अन अनुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर, या सानुनासिक स्वर, सानुनासिक स्वर, सानुनासिक स्वर। दूसरा है अननुनासिक, नासिक स्वर, या निरनुनासिक,
नासिक स्वर, इनको अनुनासिक स्वर भी कह सकते हैं या सानुनासिक स्वर भी कह सकते हैं, और इनको अननुनासिक स्वर भी कहते हैं और निरनुनासिक स्वर भी कहते हैं। तो देखिए, वे स्वर जिनके उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली हवा मुख के साथ साथ नाक से भी बाहर निकलती है, उन्हें क्या कहा जाता है? अनुनासिक स्वर कहा जाता है। और अनुनासिक स्वर को चंद्र बिंदु लगा करके प्रदर्शित करते हैं। मतलब जिन भी स्वरों के ऊपर यदि चंद्र बिंदु लग रहा है तो वो अनुनासिक स्वर है। मतलब उसका मतलब है कि मुख के साथ साथ स्वर के उच्चारण करते समय मुख के साथ साथ हवा का कुछ अंश नाक से भी बाहर आया है, तो उन स्वरों को कहा जाता है अनुनासिक स्वर। और अननुनासिक वे स्वर जिनके उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली हवा मुख के रास्ते ही बाहर निकलती है, नाक के माध्यम से नहीं निकलती, उनको अननुनासिक स्वर या निरनुनासिक स्वर कहते हैं। तो देखिए, जो सभी स्वर हैं वे अपनी मूल अवस्था में अननुनासिक स्वर होते हैं। सभी स्वर, जैसे ए है, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, ये सभी क्या हैं? ये सभी अननुनासिक स्वर है। ये सभी क्या है? अननुनासिक स्वर है, क्योंकि स्वरों का उच्चारण करते समय मतलब फेफड़ों से निकलने वाली हवा वो मुख के रास्ते ही बाहर निकलती है, इसलिए जो सभी स्वर होते हैं वो अपनी मूल अवस्था में अननुनासिक स्वर होते हैं। यदि अपन बात करें अनुनासिक स्वरों की, तो जब स्वर का उच्चारण करते समय हवा मुख के साथ साथ नासिका से भी बाहर आए तो उनको क्या कहा जाता है? अनुनासिक कहा जाता है। और अनुनासिक को चंद्र बिंदु लगा करके प्रदर्शित करते हैं, जैसे ए, ए, आ, ई, ई, उ, ऊ, ए, आई, ओ, औ। इनको इस प्रकार से लिखा जाता है। ये ये अनुनासिक हो गए और ये अननुनासिक हो गए। तो देखिए आगे यहाँ पर थोड़ा जो कंफ्यूज वाली स्थिति होती है वो यहाँ पर होती है कि जो अनुनासिक अनुनासिक और अनुस्वार अनुस्वार अनुनासिक की प्रकृति स्वरों जैसी होती है और जबकि अनुस्वार की प्रकृति व्यंजनों जैसी होती है। अनुनासिक स्वरों की संख्या 11 है, अनुनासिक वर्णों की संख्या 11 है, और जबकि अनुस्वारों की संख्या कितनी है? 5। कौन कौन से? अंग, न्य, अणे, ने और में। ये स्वतंत्र वर्ण होते हैं, ये स्वतंत्र वर्ण होते हैं, स्वतंत्र वर्ण होते हैं, जबकि ये स्वरों की अवस्था है, स्वरों की अवस्था है, स्वरों की अवस्था है। स्वरों की अवस्था का नाम जैसे ए, ए के ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया तो ये स्वतंत्र वर्ण नहीं है, ये अनुनासिक स्वर बोलेंगे इसको, अनुनासिक ए बोला जाएगा इसको, आ या अनुनासिक आ। जबकि ये स्वतंत्र वर्ण होते हैं, जैसे आयोग वाह ध्वनियां 2 हैं, उनमें एक अनुस्वार है और एक विसर्ग है। जैसे कहीं पर भी जैसे ये लिखा गया कि व्यंजन, व्यंजन,
तो इसके ये ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? अनुस्वार लगा हुआ है। इस अनुस्वार का मतलब है कि अनुस्वार से आगे का जो वर्ण है उसका पंचम वर्ण है। जैसे यहाँ पर ही अनुस्वार लगा हुआ है, अनुस्वार के आगे जय है, तो जय का जो पंचम है वो अनुस्वार है। कैसे? इसको ऐसे लिखा जा सकता है, व्य यन जन, इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। मतलब जो अनुस्वार होता है वो आगे वाले वर्ण का पंचम वर्ण होता है। जैसे यहाँ पर लिखा गया गंगा, जैसे यहाँ पर लिखा गया गंगा, गंगा, तो ये अनुस्वार है। अनुस्वार से आगे का वर्ण क्या है? गे, तो गे का पंचम वर्ण क्या होगा? इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, क्योंकि जो अनुस्वार है वो आगे के वर्ण का पांचवा वर्ण होता है। तो ये है, आज के लिए इतना ही काफी है। कल अपन स्वरों का वर्गीकरण है उसको आगे पढ़ेंगे, जीभ की स्थिति के आधार पर, मुख के खुलने और बंद होने के आधार पर। तो इनके बारे में अपन कल जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्कार।